नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। सरयू राय ने फिर साधा निशाना, सुनिधि चौहान के कार्यक्रम का भुगतान रघुवर दास ने सरकारी खजाने से कराया। विधायक सरयू राय ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर सुनियोजित साजिश के तहत 2016 में हुए झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो से कराने की मांग की है। पत्र के साथ उन्होंने रांची के उपायुक्त का आदेश भी संलग्न किया है। उनका दावा है कि समारोह की आड़ में गायिका सुनिधि चौहान के जमशेदपुर में हुए एक और गैर सरकारी कार्यक्रम में भव्य भुगतान सरकारी खजाने से किया गया। लॉकडाउन के बावजूद झारखंड सरकार की कमाई बढ़ी, पहली तिमाही में आए 3,649 करोड़। कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के बावजूद झारखंड सरकार की कमाई में पिछले वर्ष के सापेक्ष इजाफा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में वाणिज्य कर विभाग का कर संग्रह 3,649.21 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि में हुई टैक्स वसूली के 2,332.30 करोड़ से 1,325.91 करोड़ अधिक है। अप्रैल से जून तक के मध्य जीएसटी व वेट दोनों के टैक्स संग्रह में वृद्धि हुई है। पिछले 3 माह में जीएसटी कलेक्शन के 1,508 करोड़ रुपए रहा, जबकि वेट से सरकार की झोली में 1,339 करोड़ आए। रांची में रथ यात्रा निकालने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। झारखंड हाई कोर्ट में रांची के जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकालने की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति की ओर से यह याचिका अधिवक्ता कुशल कुमार ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि पिछले 300 साल से रांची के जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकलती है, लेकिन पिछले साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए रथ यात्रा नहीं निकाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पुरी में रथ यात्रा निकालने की अनुमति प्रदान की थी। सेमी हाई स्पीड ट्रेन दौड़ाने के लिए झारखंड के कोडरमा में ट्रैकों का किया जा रहा है दुरुस्त। कोडरमा के झुमरी तलैया में ग्रैंड कार्ड सेक्शन में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। रेलवे की योजना 2024 तक हावड़ा से नई दिल्ली तक 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों को चलाने की है। इसी के मद्देनजर गंजडी में पिछले कई दिनों से ट्रेन ट्रैक पर से पुराने पत्थरों को हटाकर मशीन के जरिए नए पत्थर लगाए जा रहे हैं, ताकि पटरी दुरुस्त हो सके। इसके लिए प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद से 3 घंटे का ब्लॉक किया जा रहा है। इस समय काफी कम यात्री ट्रेनों के गुजरने का समय है। इसी बात को ध्यान रखकर इस समय का चयन किया गया है। सरायकेला खरसवा पुलिस बनेगी चाइल्ड फ्रेंडली, सभी स्थानों में खुलेगा उपकरण बैंक। कोरोना संक्रमण के बीच सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई विशेष रूप से बाधित हो रही है। हालांकि विभाग द्वारा स्कूल के बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था संचालित की जा रही है, परंतु सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश गरीब बच्चे स्मार्टफोन के अभाव में ऑनलाइन शिक्षा का लाभ लेने से वंचित रह जा रहे हैं। राज्य स्तर पर इसे लेकर जारी किए गए निर्देश के आलोक में जिला पुलिस भी मामले की संदिग्धि को लेकर चाइल्ड फ्रेंडली नजर आ रहे हैं, जिसके तहत ऐसे गरीब बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा दीक्षा के लिए पुलिस द्वारा उपकरण बैंक के माध्यम से स्मार्टफोन और लैपटॉप उपलब्ध कराने की वकायत की जा रही है। सरायकेला खरसवा जिले के पुलिस कप्तान आनंद प्रकाश ने इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए उपकरण बैंक की स्थापना की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस मुख्यालय सहित जिले के सभी पुलिस थानों में उपकरण बैंक की स्थापना की जा रही है, जिसका लाभ जरूरतमंद गरीब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए नए जरूरतमंद को स्मार्टफोन की आवश्यकता के रूप में प्राप्त हो सकेगा। जिलों को भेजी गई कोविशील्ड की 1.5 लाख डोज वैक्सीनेशन की किल्लत। कोरोना टीकाकरण को लेकर सोमवार को कोविशील्ड के 1,50,150 डोज जिलों को भेजी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने चतरा को छोड़कर अन्य सभी जिलों को आबादी और वैक्सीन की खपत के आधार पर आवंटन करते हुए जिलों को वैक्सीन भेजी है। यह 1.5 लाख डोज 2 जुलाई को राज्य को मिली 6 लाख वैक्सीन में शामिल है। मैट्रिक इंटर के 80,000 छात्र छात्राओं को रिजल्ट में हो सकता है पेंडिंग।
कोरोना महामारी के कारण झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मैट्रिक और इंटर के करीब 80,000 छात्रों के रिजल्ट पर संकट मंडराने लगा है। अगर अगले 10 दिन में इन छात्रों को प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं हुई तो इनका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। इन परीक्षा के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमति मांगी है, लेकिन अभी तक इसकी इजाजत नहीं मिली है। एम्बुलेंस से ढोई जा रही है सीमेंट की बोरियां। ड्राइवर ने कहा उप स्वास्थ्य केंद्रों में टॉयलेट मरम्मत के लिए ले जा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरकच्चो में तैनात एम्बुलेंस से इन दिनों सीमेंट की बोरियां ढोई जा रही है। सोमवार को लोगों ने बंधन चौक स्थित एक दुकान से एम्बुलेंस पर सीमेंट लोड करते देखा तो ड्राइवर सिकंदर सिंह ने पूछताछ की। ड्राइवर ने बताया कि सीमेंट को देवीपुर स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में टॉयलेट मरम्मत कार्य के लिए ले जाया जा रहा है। यह काम प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार की देखरेख में कराया जा रहा है। झारखंड के कई जिलों में वीकेंड लॉकडाउन का नहीं हो रहा है पालन। कहीं दुकानें खुली तो धनबाद का फल मंडी भी रहा ओपन। कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से राज्य की हेमंत सरकार ने लॉकडाउन के कई शर्तों के साथ छूट दे रखी है। वहीं वीकेंड लॉकडाउन को जारी रखा है। इस दौरान मेडिकल सुविधा और आवश्यक सामानों की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है, लेकिन राज्य के कई जिलों में वीकेंड लॉकडाउन में दुकानों खुली मिली। राज्य में शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन जारी है। तकनीकी शिक्षा लेने वाले राज्य की छात्राओं को राज्य सरकार देगी 10,000 से 1 लाख रुपए तक की राशि। तकनीकी शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने बेहतरीन कदम उठाया है। राज्य की वैसे छात्र हैं जो डिप्लोमा से लेकर एमटेक तक डिग्री लेने जा रही है, उन्हें राज्य सरकार कोर्स के हिसाब से 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि प्रदान करेगी। यह प्रस्ताव उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा तैयार की गई थी, जिसे कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। नाबालिग को बेचने के लिए ले जा रहे थे दिल्ली, 3 को हुए गिरफ्तार। झारखंड के खूंटी में नाबालिग का अपहरण कर दिल्ली लेकर जाने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। गिरफ्तार लोगों में से 3 बिहार के मधुबनी जिले के निवासी हैं। इन सभी ने कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार की है। बीते 3 जुलाई को खूंटी थाने में एक केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद खूंटी एसपी के टास्क फोर्स का गठन करके अपहृत की बरामदी के लिए छापेमारी कर रही थी। हजारीबाग में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। हजारीबाग में चौपारण ब्लॉक से जीटी रोड धनुआ घाटी के पास ट्रैक्टर में एक ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर और ट्रक दोनों ही पलट गए। 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा रविवार की रात हुआ था। मृतकों की बिहार निवासी चलितर तुरी, तुला तुरी और बरकट्टा निवासी ट्रैक्टर ड्राइवर शामिल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय सभ्यता के लिए पूरे विश्व एक परिवार। महामारी ने लोगों को इसका एहसास कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविन ग्लोबल ई कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सभ्यता पूरे विश्व को परिवार मानती है। महामारी ने कई लोगों को इस दर्शन में मौलिक सत्य का एहसास कराया। उन्होंने कहा कि भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्लेटफॉर्म कोविन को ओपन सोर्स बनाने की तैयारी चल रही है। करीब 50 देशों ने कोविन में रुचि दिखाई थी। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से गाली गलौज करने पर 12 बीजेपी विधायक के 1 साल के लिए सस्पेंड। महाराष्ट्र विधानसभा के पीठासीन अध्यक्ष भास्कर जाधव से गाली गलौज करने के आरोप में 12 बीजेपी विधायकों को 1 साल के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया है। 2 दिवसीय मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को सदन में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर तीखी बहस हुई। निलंबित हुए विधायकों में आशीष शेलार, अतुल भातखलकर, गिरीश महाजन और संजय कुटे शामिल हैं। जापान में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत, 113 लापता। जापान के अटामी शहर में भारी बारिश के कारण शनिवार को हुए भूस्खलन के अब तक कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और 113 लोग लापता है। खबरों के अनुसार भूस्खलन से शहर की 130 इमारतें में प्रभावित हुए हैं। गौरतलब है कि जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। उत्तराखंड में 13 जुलाई तक बढ़ाए गए कोविड-19 प्रतिबंध, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे मॉल। उत्तराखंड सरकार ने कुछ रियायतों के साथ कोविड-19 प्रतिबंधों को 13 जुलाई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। राज्य में शॉपिंग मॉल को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल अब भी बंद रहेंगे। इसके अलावा दुकानें पहले की तरह खुलेंगी, लेकिन वीकेंड पर बाजार बंद रहेंगी। बिहार में खुलेंगे शिक्षण संस्थान, सभी कार्यालयों को सामान्य रूप से खोलने का ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि
अनलॉक के अगले चरण में राज्य के विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, 11वीं व 12वीं तक के विद्यालय 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। कोविड-19 के घटते मामले के बीच उन्होंने ट्वीट किया, सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों को सामान्य रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है। गोवा में 50% क्षमता के साथ सुबह 6 से रात 9 बजे तक खुलेंगे बार व रेस्टोरेंट। गोवा में कोविड-19 कर्फ्यू 12 जुलाई तक बढ़ाए जाने के साथ ही बार और रेस्टोरेंट को 50% बैठक क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। सरकारी आदेश के अनुसार रेस्टोरेंट और बार सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुले रह सकते हैं। विवाह, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते हैं। क्या कट्टरपंथ के लिए आरएसएस व हिंदुत्व जिम्मेदार नहीं? भागवत से ओवैसी का सवाल। एआईएमआईएम के अध्यक्ष सदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के लिंचिंग वाले बयान पर सवाल किया है। ओवैसी ने कहा, क्या उन्होंने स्वीकार किया है कि आरएसएस और हिंदुत्व की विचारधारा के कारण बहुसंख्यक समुदाय व कट्टरपंथी का किया गया है? क्या कट्टरपंथ के लिए आरएसएस और हिंदुत्व की विचारधारा जिम्मेदार नहीं है? हिंदुत्व एकता की बात नहीं करता, भारत का संविधान एकता की बात करता है, इसमें समावेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को कैसे दिया कड़ा संदेश, जानिए। पीएम मोदी ने रविवार को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति बाइडेन को शुभकामनाएं दी, लेकिन 1 जुलाई को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरा होने पर राष्ट्रपति जिनपिंग को कोई बधाई संदेश नहीं भेजी। भारत के अन्य दलों ने भी कोई संदेश नहीं भेजा। माना जा रहा है कि भारत ने इस चुप्पी के जरिए चीन को कड़ा संदेश दिया है। वहीं फरवरी में वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी के सालगिरह पर बधाई भेजी थी। मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह और बजरंग पुनिया होंगे टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय दल के ध्वजवाहक। भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा कि 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। वहीं रेसलर बजरंग पुनिया 8 अगस्त को समापन समारोह में ध्वजवाहक होंगे। करीब 126 भारतीय एथलीट्स इन खेलों में हिस्सा लेंगे। बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत टीएमसी में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। देश के पूर्व राष्ट्रपति और दिवंगत कांग्रेसी नेता प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने सोमवार को सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि अभिजीत अपने पिता की सीट जंगीपुर से ही 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। हालांकि 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। टीएमसी में शामिल होने के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने कहा, ममता बनर्जी ने जिस तरह से बीजेपी को हालिया सांप्रदायिक लहर को रोका, मुझे विश्वास है कि भविष्य में वह दूसरों के समर्थन से पूरे देश का ऐसा ही कर पाएंगी। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा पेट्रोल डीजल पर टैक्स में करे कटौती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करने की मांग की है। ममता बनर्जी ने पेट्रोल डीजल पर सेंट्रल टैक्स को शेष बढ़ाने की मोदी सरकार की नीति की महंगाई बढ़ाने वाला करार दिया। तृणमूल सुप्रीमो ने कहा कि केंद्र की ओर से शेष और सरचार्ज बढ़ाए जाने की वजह से राज्यों में इसका वाजिब हक नहीं मिल रहा है। आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन की तारीख तय, 2 नई टीमों के लिए गोयनका और अडानी ग्रुप है रेस में। इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन में 2 नई टीमों को शामिल किया जाना है। अगले महीने अगस्त तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इनका टेंडर निकाल सकता है। इससे बीसीसीआई को बड़ी कमाई होने की उम्मीद है। अब तक आईपीएल में 8 टीमें खेलती रही है, वहीं 2 टीमों के शामिल होने से अब इनकी संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी। मोदी सरकार ने रचा इतिहास, आज़ादी के बाद पहली बार हुआ चमत्कार, लोगों ने तिरंगों और राष्ट्रगान के साथ किया स्वागत। कोई सरकार वोट का नहीं बल्कि विकास का भी काम करेगी, ये लोग भूल ही चुके थे। तभी तो आज़ादी के बाद भी अभी तक कितने गांव में बिजली पानी तक नहीं पहुंचा था। दरअसल आज़ादी के बाद बिजली सिर्फ उन्हीं इलाकों तक दी गई जहां से वोट मिलते थे। जहां भी 100 से 50 कम लोग रहते हैं वहां बिजली देने की जरूरत नहीं समझी गई है। उन लोगों को इनके हाल पर घुट घुट कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन अब ऐसे 1800 गाँव में आज़ादी के बाद पहली बार बिजली पहुँच चुकी है। तो वहीं अब 74 साल में पहली बार यहाँ के लोगों ने ट्रेन देखी है, जो शायद उनके लिए यह सपना बनकर रह गई थी, लेकिन मोदी सरकार में ऐतिहासिक पल आया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।